आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद किसे कहते हैं? तो छंद के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे काव्य। काव्य क्या है? जब हम अपने मन के भावों को लिखकर कविता का रूप दे देते हैं, कविता के रूप में पिरो देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? काव्य। मन के विचारों को, भावों को कविता का रूप देना, लिखित रूप देना, वो क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। और काव्य का व्याकरण ही छंद है। काव्य के अंदर जो नियम कानून जो होते हैं, कविता को लिखने के लिए जो कानून होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? छंद के अंदर आते हैं। तो काव्य का व्याकरण क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। तो आज हम काव्य का व्याकरण छंद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे छंद के कितने भेद होते हैं। तो छंद के 3 भेद होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। तो ज़्यादातर मात्रिक छंद हमारी परीक्षाओं में आता है और वर्णिक छंद भी आता है। मुक्त छंद ज़्यादातर परीक्षाओं में नहीं आता है। अब मात्रिक छंद का अर्थ क्या है? जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहेंगे, और जिसमें वर्णों की गणना की जाएगी उसे वर्णिक छंद कहेंगे। और जिसमें मात्राओं के नियम कानून लागू होते हैं वह मात्रिक छंद है, वर्णों के नियम कानून होते हैं वो वर्णिक छंद है। और जिस छंद में मात्राओं का, वर्णों का, किसी का भी कोई नियम कानून नहीं होता है उसे कहते हैं मुक्त छंद। ये समझ में आया आपको? अब आगे देखेंगे छंद के अंग। तो छंद के कितने अंग है, कितने अवयव है? इसके अंग है 7। पहला अंग हम देखेंगे चरण या पद। एक छंद में कितने चरण होते हैं वो देखेंगे। दूसरा है वर्ण और मात्राएं। तीसरा यति, गति, तुक, गण या समूह और संख्या या क्रम। तो सबसे पहला क्या है हमारा? चरण। हम चरण के बारे में देखेंगे। यह है चरण। चरण के प्रकार सबसे पहले देखेंगे। चरण में कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के चरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सम चरण और दूसरा विषम चरण। अब आप इनको कैसे समझेंगे, सम चरण और विषम चरण? यह आपके लिए मुश्किल है, तो यहाँ मैं एक दोहे के द्वारा आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर 2 पंक्तियां ली गई है। ये एक पंक्ति है, इसको पूरी लाइन को हम पंक्ति कहेंगे, एक पंक्ति, और ये दूसरी पंक्ति है। ठीक है? जब कभी भी हम कविता को पढ़ते हैं और पढ़ते समय हम अपनी जीभ को थोड़ा आराम देते हैं, थोड़ा रुकते हैं सांस लेने के लिए, तो वहां पर हम क्या करते हैं? अल्प विराम लगाते हैं, जैसे ये लगाया हुआ है। और उससे थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं, उसके लिए हम पूर्ण विराम लगाते हैं। और उससे भी ज़्यादा देर के लिए रुकना है तो हम थोड़ा और ज़्यादा रुकने के लिए इस विराम को लगाते हैं, 2 मात्राएं लगाते हैं। ठीक है? तो इस तरह से लिखते समय, लिखे हुए काव्य को पढ़ने के लिए पढ़ते समय थोड़ी देर रुकते हैं, तो थोड़ी देर रुकने को, थोड़ी देर के लिए हम आराम करते हैं, उसको हम वहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। तो इस तरह से ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉमा आया है। दूसरा हम यहाँ रुके हैं इसलिए अल्प विराम लगा है। दूसरा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा है। और ये है तीसरा, और ये है चौथा। तो हम 4 जगह रुके हैं और एक पंक्ति को हमने 4 भागों में बांट दिया है। ये एक पंक्ति है, ये 2 भागों में बढ़ गई, और ये दूसरी पंक्ति 2 भागों में बढ़ गई। हर एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। इसमें 24 होती है और इसमें 24 होती है। लेकिन हमने कॉमा लगा करके, यहाँ अल्प विराम लगा करके इन्हें बांट दिया है। पहला, दूसरा,
तीसरा और चौथा। अब ये इसका क्या हो गया, ये हो गया पहला चरण, ये हो गया दूसरा चरण, और ये हो गया कविता का तीसरा चरण, और ये हो गया कविता का चौथा चरण। इस काव्य में छंद में दो नहीं 4 चरण है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, ये पहला चरण है। ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका दूसरा चरण है, और ये तीसरा चरण है, और ये चौथा चरण है। तो आपको समझ में आ गया चरण कितने हैं। इसमें 4 है, लेकिन हम इनको 2 भागों में बांटेंगे, सम चरण और विषम चरण। सम का मतलब होता है, गणित में आपने सीखा है कि सम संख्याएं होती है, कुछ संख्याएं सम होती है, जैसे 2 4 6 8 जिनमें भाग जाता है, और कुछ संख्याएं विषम संख्याएं होती है, जैसे 1 3 5 9 और 11, ये विषम संख्या है। तो यहाँ पर भी 1 और 3 ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, और 2 और 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो ये 1 और 3 ये 2 चरण कौन से होंगे, विषम, ये हो जाएंगे विषम चरण, ये होगा विषम चरण। और 2 और 4 ये कौन से चरण हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सम चरण, ये दोनों सम चरण हो जाएंगे। तो समझ में आ गया आपको। चरण के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। पहला एक सम चरण 1 और 3, ये दूसरा विषम चरण। तो 1 और 3 विषम चरण है, और 2 और 4 सम चरण है। अब गणित आपको पता है कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं, तो संख्याएं अगर सम है तो सम चरण होगा, संख्याएं अगर विषम है तो विषम होगा। ठीक है, तो ये दोनों 2 चरण मिला के विषम चरण हो जाएगा, और ये 2 सम चरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आगे देखेंगे, एक यहाँ पर छंद लिया हुआ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ये बचपन में सुना होगा आपने। जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें आप बताएं कितने चरण है, इसमें 4 चरण है, 1 2 3 और 4। अब हम यहाँ ठहराव करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, कोमा और पूर्ण विराम लगाएंगे। तो हमारा दूसरा क्या था, यहाँ पर विराम भी आ गया हमारा, गति तुक या यति, ये गति। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, जैसे हमने गाना गाया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, रुक गए। जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ठीक है ना, तो जहाँ हम रुकते हैं वहाँ क्या आएगा, कॉमा, अल्प विराम और पूर्ण विराम। और इसे ही हम गति भी कहते हैं, ऊपर नीचे की गति होती है, तो वो संगीत में आता है। आगे देखेंगे, इसमें 1 और 3 विषम चरण है। यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 1 और 3 ये दोनों विषम चरण है, और 2 और 4 दोनों सम चरण है। ये 2 बार आपको समझा दिया गया है। अब आया हमारा दूसरा, वर्ण और मात्रा। वर्ण क्या है और मात्रा क्या है। मात्रिक रूप को मात्रा कहते हैं, वर्णिक रूप को वर्ण कहते हैं। जिस छंद में वर्णों को देखते हैं वे वर्णिक छंद होते हैं, और जिस छंद में मात्राओं को गिनते हैं वे मात्रिक छंद होते हैं। यह आप परिभाषा याद कर लीजिए। मात्रा क्या है, अब हम आगे देखेंगे। हमारे पास स्वर होते हैं, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम और आ। ये क्या है, हमारे स्वर है। कितने हैं, 11 है। और मात्रिक स्वरूप इनका क्या है, इनकी मात्राएं लिखेंगे हम। यहाँ एक ऋषि छूट गया है, ये री। ठीक है, तो जब हम इनकी मात्रिक रूप लिखेंगे स्वरों की, तो बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अम आहा, और ये है री से ऋषि की मात्रा। ये है मात्रिक रूप। वर्ण क्या है,
तो क, ख, ग, घ ये सब क्या है? ये सब अक्षर है, ये वर्ण नहीं है। ये क्या है? अक्षर है। आपसे पूछेंगे क क्या है, आप कहेंगे अक्षर है। ख क्या है? अक्षर है। ये वर्ण जब बनता है जब इसमें यदि क के साथ में क एक व्यंजन है और व्यंजन के साथ में हलंत लगा करके आप स्वर को जोड़ेंगे, क में व्यंजन में स्वर जुड़ेगा, तब ये पूर्ण वर्ण हो जाएगा। ये क पूर्ण वर्ण है क्योंकि इसमें व्यंजन में स्वर जुड़ा है, इसमें हलंत लगा है, अ का उच्चारण आया क, तो व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा, तब पूर्ण वर्ण बन गया। क्या बन गया? ये पूरा वर्ण बन गया। ठीक है। इसी प्रकार ख, ख में भी अ जुड़ा तो ख वर्ण बन गया। ग में अ जुड़ा तो ग वर्ण बन गया। घ में अ जुड़ा तो घ वर्ण बन गया। इसमें दो मात्राएं हैं, ख और अ, दोनों को मिलाएंगे तो ख बनेगा। ठीक है। अब इनका मात्रिक रूप क्या हो जाएगा? क, छोटी की मात्रा की, कु और री। ख, खी, खू और री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है, छोटी मात्राएं हैं। और अभी आगे हम दीर्घ स्वर पढ़ेंगे, ग, गी, गु, ग्री और चंद्र बिंदु, ये भी ह्रस्व स्वर में आता है। ह्रस्व स्वर की कितनी मात्राएं होती है? ह्रस्व मात्राएं, लघु मात्राएं कितनी होती है? 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ देखो, मात्राएं दो प्रकार की होती है, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, आपने किताब में पढ़ा होगा ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर छोटी मात्रा, जैसे ये छोटा अ, छोटी, छोटा उ, ऋष, ऋषि और चंद्र बिंदु, इनकी मात्राएं हैं ये, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि और चंद्र बिंदु। गुरु मात्रा मतलब दो मात्राएं, ह्रस्व लघु मात्रा में एक मात्रा होती है और इसका चिन्ह होता है ऐसा सीधा, खड़ी पाई के जैसे। यस, खड़ी पाई के जैसे लघु मात्रा होती है। और गुरु मात्रा में दो मात्राएं होती है, इसका साइन कैसे होता है? ये एस की तरह होता है, ये होता है गुरु मात्रा। इसमें इसके अंदर दो मात्राएं होती है, इसके अंदर एक मात्रा होती है। तो लघु मात्रा अ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु। और गुरु बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा छोटा ऊ, ये छोटा ऊ नहीं, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, हा, ये सब बड़ी की मात्राएं हैं, यानी ये गुरु मात्रा है। इनमें दो स्वर होते हैं, इसलिए गुरु मात्रा बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। इसका चिन्ह क्या है? ये है। और लघु मात्रा में एक ही मात्रा होने के कारण ये छोटी होती है और इसका चिन्ह ये होता है, साइन एक होता है, इसकी मात्रा एक होती है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। जब आप काव्य में दोहा, सोरठा, गीतिका पढ़ेंगे और मात्राएं गिनेंगे तो कौन सी लघु मात्रा है, कौन सी गुरु मात्रा है, लघु मात्रा में कितनी मात्राएं होती है, गुरु मात्रा में कितनी मात्राएं होती है। तो ये दीर्घ मात्रा दो होगी, ह्रस्व मात्रा एक होगी, ये जानना जरूरी है। जब तक आप मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा आपको, आप छंद में मात्राएं, दोहा, सोरठा, चौपाई, गण, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। कौन सी मात्राएं गुरु है, दीर्घ मात्राएं हैं, कौन सी मात्राएं लघु है, कि इसमें कितने नंबर आते हैं। ये एक लघु मात्रा एक को एक गिनते हैं और गुरु मात्रा को दो गिनते हैं। यहाँ पे वही बताया गया है, लघु मात्रा की संख्या कितनी होती है? एक होती है। और ये होता है खड़ी पाई के जैसे, इसका चिन्ह कैसा होता है? खड़ी पाई के जैसे। ख, अ, ख, खी, खू, ये सब लघु मात्राएं हैं। इनकी मात्राएं कितनी कितनी होगी? एक एक होगी। ये वही मैंने लिखा है, क में म जोड़ेंगे तो पूरा क बन जाएगा, ये लघु मात्रा है। क में ई जोड़ेंगे तो छोटी ई बन जाएगा, की बन जाएगा, लघु मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा लगा दें, ये भी लघु मात्रा है। और चंद्र बिंदु जो होता है हमेशा लघु मात्रा होता है। चंद्र बिंदु हमेशा लघु मात्रा होता है, मतलब एक मात्रा होती है, ये भी छोटी मात्रा है। आगे देखेंगे। अब मैंने आपको दिया है कमल, एक शब्द दे रही हूं मैं कमल, कमल पर मात्रा लगाओ। आप कैसे मात्रा लगाएंगे?
अब क में दो है, क में स्वर भी जुड़ा है ना, लेकिन इनकी मात्रा क्या होगी, एक होगी। म में आ जुड़ा है, इनकी मात्रा भी एक ही होगी, इन दोनों की मात्रा एक होगी। ल में आ जुड़ा है, इनकी भी मात्रा एक होगी। क, म और ल, तो इसमें कितनी मात्रा हो गई कमल में, क, म, ल, इसमें आपकी मात्रा हो गई एक, इसकी भी एक और इसकी भी एक, तो ये 3 मात्रा हो गई। ये 1 2 3, ये लघु मात्रा है, इसकी संख्या कितनी है, एक है, तो 1 2 3। अब आपको दिया गया है यति। अब आप यति पे मात्रा लगाइए। तो य के साथ में अ जुड़ा है, तो इन दोनों की कितनी मात्रा होगी, इन दोनों की होगी एक मात्रा। और द में छोटी की मात्रा है, तो ये भी ह्रस्व स्वर है, इनकी भी एक ही मात्रा होगी। तो क्या हो जाएगा आपका, य दी, यदि में य की एक मात्रा और दी का एक चिन्ह, ये लगाएंगे हम, पहले इनकी खड़ी पाई लगा देंगे, फिर इनकी संख्या गिनेंगे। ये मात्रिक है और इनकी संख्या क्या होगी, एक और एक दो, तो यदि में कितनी मात्राएं आ गई, दो। तो इस तरीके से आपको मात्राएं गिनना है। अब गुरु मात्रा, ये थी लघु मात्रा। अब गुरु मात्रा है, उसमें क्या साइन होता है, ये एस की तरह साइन होता है, इसकी संख्या होती है दो। ठीक है, दीर्घ वर्ण होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अम और आहा। इसका मात्रिक रूप देखो, क में आ हो जाएगा तो का, घी, घू, घे, घे, घो, घौ, ये सब मो, मऊ, मम, महा, ये मात्रिक रूप है, ये दीर्घ वर्णों के मात्रिक रूप है। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया तोता, तोता पर मात्रा लगाओ, तो अब तोता पे कैसे मात्रा लगाएंगे, त में दो मात्रा है, त का एक होगा, जैसे त वर्ण को आपने ये लगा दिया, ओ का भी ये लगा दिया, तो अब कितने हो गए, दो हो गए। तो ये साइन आएगा। ठीक है, अब दो, दो तो की और दो ता की, दो और दो कितने हो गए, चार हो गए। इसकी संख्या क्या है, इसकी संख्या है दो, और इसकी संख्या क्या है, दो, दो और दो चार, ये साइन है दीर्घ मात्रा का, और इसके अंदर कितनी संख्या होती है, दो मात्रा होती है, तो दो और दो चार। अब हमने दिया है मोहन, अब मोहन पे मात्रा लगाइए, म और ओ, इसमें दो है, इसलिए आपके क्या हो जाएगा, ये चिन्ह लगेगा। ह, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें क्या लगेगा, ये लगेगा। न, कोई मात्रा नहीं है, इसमें भी ये लगेगा। अब गिने, इसकी संख्या कितनी है, दो, इसकी एक और इसकी एक, तो क्या हो जाएगा, दो, तीन और चार। तो मोहन में कितनी मात्रा है आपकी, चार। तो इस तरीके से शब्द में मात्राओं को कब, कैसे और कहाँ लगाई जाती है, वो सीखना है आपको। अब संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण शुरू हो कैसे होगा, संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण हमेशा गुरु होता है। गुरु मतलब बड़ा, दीर्घ, दीर्घ, गुरु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ये यहाँ पर संयुक्त अक्षर मैंने लिखा है, जैसे ममत्व, ममत्व लिखा है, और ये जो है आपका त्व जो है संयुक्त वर्ण है, मिला हुआ है। तो संयुक्त वर्ण से पहले का वर्ण हमेशा दीर्घ होता है, बड़ा होता है, उसमें दो मात्राएं होती है। यदि वो लघु हो, फिर भी हम उसमें दीर्घ मात्रा लगाएंगे, दो मात्राएं लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ वर्ण होता है, चाहे वो लघु वर्ण हो, फिर भी दीर्घ वर्ण वाली मात्रा ही लगेगी। तो अब हम इस ममत्व की मात्राएं लगाना सीखेंगे। तो म की मात्रा, म की एक खड़ी पाई हो जाएगी। अब ये संयुक्त वर्ण से पहले है ये म, इसलिए इसको हम क्या गिनेंगे, दो गिनेंगे, और ये है एक,
तो कितनी मात्राएं हो गई ममत्व की? 1 और 2, 3 और 1 4। ममत्व में कितनी मात्रा हो गई? 4। अब हमारे पास है राजस्व। स्व भी संयुक्त वर्ण है और संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ होता है, यानी चाहे वो लघु हो फिर भी उसमें मात्रा दीर्घ लगाई जाती। ये ही है छंद का नियम। इसको हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी संयुक्त वर्ण आता है उससे पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ होता है, चाहे वो लघु क्यों ना हो। तो ये हमारे पास रा है, रा में रा दीर्घ है इसलिए ये चिन्ह आएगा। ज संयुक्त अक्षर से पहले है इसलिए यहाँ पर भी ये चिन्ह आएगा और स्व एक आएगा। अब इनको गिनो, इसकी 2 मात्रा, इसकी 2 मात्रा 4 और ये की 5। कितनी मात्राएं हो गई राजस्व की? 5 हो गई। तो इसी तरह से आपको संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण के बारे में ध्यान रखना है। अगले में एक और दिया है आपको पुष्प। ये संयुक्त वर्ण है और ये छोटी की मात्रा है, ये लघु वर्ण है, लेकिन हम इसको कैसे गिनेंगे? गुरु गिनेंगे। गुरु यानी ये चिन्ह लगेगा और इसके लिए ये लगेगा। तो ये कितनी मात्राएं हो गई यहाँ पर? इसकी मात्रा है, संख्या गिनो। इसकी संख्या है 2 और इसकी संख्या है 1, तो ये हो गई 3। यहाँ मुफ्त, ये भी संयुक्त वर्ण है और ये छोटा ऊ की मात्रा है, ये लघु वर्ण है, फिर भी अगर ये संयुक्त वर्ण के आगे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दीर्घ वर्ण हो जाएगा। इसका साइन दीर्घ वर्ण का ये है और इसका ये है 1। इनकी संख्या गिनो, 2 और 1 3, तो इसमें 3 संख्याएं होंगी। तृप्त में भी ऐसा ये है संयुक्त वर्ण, उससे पहला त्रि, ये लघु वर्ण है, छोटा है, लेकिन हम इसे ये गिनेंगे, दीर्घ वर्ण गिनेंगे और ये इसके लिए 1। तो मात्राएं गिनो, इसकी संख्या 2 और 1 3। तो इस तरीके से आपको संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण में हमेशा गुरु होता है। ठीक है। एक और नियम है इसका, हलंत से पहले वाला वर्ण गुरु होता है। हलंत वाले शब्द कौन से हैं? ये है भविष्यत, इसमें हलंत लगा है। विद, द में हलंत लगा है। विद्यालय, बुद्ध, द में हलंत लगा है। बुद्धिमता। तो जहां पर भी हलंत वाले स्वर हो उसके पहले हमेशा गुरु लगेगा, जैसे चाहे वह लघु क्यों ना हो। ठीक है। तो ये भ कैसा है आपका? लघु है, ये भी लघु है और ये हलंत से पहले है श्यत, तो इसलिए हमको क्या लगाना है? यहाँ पे दीर्घ लगाना है और ये लघु। अब इनकी मात्राएं, संख्याएं गिनो, 1 2 3 4 और 1 5। ये नियम याद रखना है, हलंत से पहले वाले वर्ण पे हमेशा गुरु आता है, यानी 2 मात्राएं आती, चाहे वह लघु क्यों ना हो। तो वी, ये हलंत से पहले वाले हैं इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? दीर्घ वर्ण। द लघु, या की मात्रा है, इसमें 2 है इसलिए दीर्घ वर्ण। ल 1 और यह भी 1। अब इनकी संख्याएं गिनो, 2 आपको बताया है, इसके अंदर 2 है और ये 1 है। 2 3 4 5 6 और 7। ये विद्यालय के अंदर कितनी मात्राएं आ गई? 7। इसी के आधार पर आप दोहे, सोठे और चौपाई इनमें अंतर कर पाएंगे। अब देखो बुद्धिमता, अब्बू का हम 1 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हलंत है, तो हलंत वाले शब्द से पहले वाला वर्ण से पहले वाले वर्ण में हमको क्या लगाना है? दीर्घ मात्रा लगाना है, दीर्घ। लघु छोटी की मात्रा है इसलिए लघु, म लघु और ता है इसलिए दीर्घ। अब गिनो इनकी संख्याएं, 2 3 4 5 और 2 7। ये कितनी हो गई? 7 हो गई। तो दोनों नियम याद रखना है, संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण पे वर्ण दीर्घ होगा और हलंत से पहले वाला वर्ण भी दीर्घ होगा। यही है इसके नियम। अब देखते हैं एक दोहा।
कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। तो यहाँ पर क्या आया है, गति आई है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। गति, रुकना है, गति मतलब उसकी चाल। तो हम जब गाना गाते हैं तो ये संगीत में प्रयोग में होती है, जब गाना गाते हैं तो थोड़ी देर रुकते हैं, उसकी गति को गति जोड़ा जाता है। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। तो यहाँ पर इसमें छंद में ज्यादा इसका प्रयोग नहीं होता है। पढ़ने के प्रवाह या लय को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ये हमने यहाँ पर आपको इस दोहे के अंदर, छंद के अंदर बता दिया है कि पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। धीमी गति है, उसकी तेज गति है, ठीक है ना। यति और विराम, अभी हमने पहले पढ़ा था कि यति और विराम किसे कहते हैं। तो विराम जब हम पढ़ते समय थोड़ी देर रुकते हैं, सांस लेने के लिए रुकते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। उससे थोड़ी देर ज्यादा रुकते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं, और उससे ज्यादा लगाते हैं तो दो डंडी लगाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, हम विराम कहते हैं, यति और विराम कहते हैं। तो लिखित रूप में रुकने को ही विराम कहते हैं। तुक किसे कहते हैं, छंद के अंतिम अक्षर आपस में मिलते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें तुक कहते हैं। क्या कहा मैंने, छंद के अंतिम अक्षर आपस में मिलते हैं और एक जैसे होते हैं, उन्हें तुक कहते हैं। तो हमने अभी यहाँ देखा था, स्वाति एक गुण तीन और तैसो ही फल दीन। ये अंतिम अक्षर तीन और दीन एक जैसे हैं, तो ये तीन और दीन एक जैसे हैं, ये क्या है, तुक वाले शब्द है। तो किसी भी छंद के अंतिम शब्द जो होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें तुक वाले शब्द कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया तुक क्या है। आगे देखो, या रहीमदास जी के इस छंद में, दोहे में देखेंगे हम, तुक तरुवर फल नहीं खात है, नदी न पीवे नीर, रहीमन इस संसार में साधुन धरा शरीर। नीर और शरीर, इस दोहे के अंत में आखिरी लाइन में दोनों शब्द एक जैसे हैं, नीर और शरीर। तो ये क्या है, तुकबंदी शब्द है। आखिरी के शब्द एक जैसे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। अब कवि मैथिली शरण जी का एक दोहा देखेंगे। यदि पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये जो चरे और मरे हैं, ये दोनों तुक वाले शब्द हैं। जो पंक्ति के आखिरी में जो शब्द आते हैं, अगर वो एक जैसे हैं तो वो तुक वाले होते हैं। ये क्लियर हो गया। आगे चलेंगे। गण, गण का अर्थ होता है समूह। तो यह तीन वर्णों का समूह होता है। एक गण में तीन वर्ण होते हैं। गण में केवल तीन वर्ण ही होते हैं, उससे न अधिक न ज्यादा। तो लघु गुरु के नियत क्रम में तीन वर्णों का समूह बनता है, उसे गण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, लघु गुरु के नियत क्रम में तीन वर्णों का समूह बनता है, इसे गण कहते हैं। और गणों की संख्या कितनी होती है, गणों की संख्या होती है 8। कौन कौन से है, य गण, म गण, त गण, र गण, ज गण, भ गण, न गण और स गण। तो इसमें गण कौन सा है, ये र है, स है, न है, त है, भ है, म है, ज है और य है। ये गण है। तो इन गणों को आपके दोहा, सोठा, चौपाई, गीतिका, रोला और कुंडलियों में जैसे हमको गणों को गिनना है, उसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा, और उसमें आपको मैं बताऊंगी कि गण कैसे लगते हैं, और तभी आप दोहा, सोठा और रोला में कितनी संख्याएं होती हैं, कितने चरण होते हैं, वो सब कुछ आगे जानेंगे। तो वो आप मेरे अगले वीडियो में देखिएगा। जो बच्चे यूपीएससी और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, तो ये छंद उनके लिए बहुत उपयोगी है, और एक बार में पढ़ने पर समझ में आएगा। यदि छंद का वीडियो आपको पसंद आता है
तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे हम छंद के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।